नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है जिसको हम हर रोज कहते थे कि 2019 के चुनाव सिर पर हैं। कल चुनाव आयोग ने बाकायदा ऐलान कर दिया और बता दिया कि 7 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। 11 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक, और 23 मई को यह पता लगेगा कि नई सरकार का मुखिया कौन होगा या नई सरकार किन हाथों में होगी, कौन लोग होंगे। लेकिन कहते हैं कि 7 चरण में जो मतदान होंगे उसको कुछ लोग व्यंग के तौर पर भी कह रहे हैं कि वोटर ये समझ ले कि 2 ही चरण में चुनाव होंगे। एक बार वो जिस दिन नेता आपके चरणों में होंगे, और एक वो फिर 5 साल तक आप नेता के चरण में होंगे, आप उनके पीछे पीछे होंगे। ये व्यंग है। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक महापर्व शुरू हो चुका है, और अपने अपने वोटर्स को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, समझाने के लिए बातें होने लगी हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी है। कुछ लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे 2014 से अब तक, कहीं 15 लाख रुपए की उम्मीद थी उनको कि 15 लाख उनके अकाउंट में आएंगे, लेकिन अब वो सिलसिला बंद हो चुका है। ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। उसके अलावा और बहुत सी बातें थी, कई ऐसे वादे थे जिनको लेकर हो रहा था। लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में है कि उसके पास देने को क्या है। पहले हम आज आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनवाते हैं, फिर पूछते हैं कि विपक्ष किस दम पे चुनाव लड़ना चाहता है, क्या उसका है। और अगर देखा जाए, एक बार मेरे एक दोस्त थे बीजेपी के, उनका तंज था, हालांकि मैं इसको कोड सिर्फ एक जनरल तौर पे करना चाहता हूं कि वो कहते थे हमारे तो स्टार प्रचारक जो हैं राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी का बयान सुनते हैं और फिर बात करते हैं आगे, अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। बड़ा सवाल है मसूद अजहर, जिसको लेकर पूरा देश परेशान है और कहीं ना कहीं चर्चा में पुलवामा अटैक के बाद एक बार फिर मोहर लग गई है कि मसूद अजहर है क्या। उसको जी कह रहे हैं राहुल गांधी। विपक्ष के मुखिया के तौर पर अगर कहा जाए, कई बार चर्चा हुई है इनके नाम को लेकर, हालांकि सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस के मुखिया जरूर हैं, वो जी कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई सवाल और भी किए, डोभाल भी नाम लिया, कहा कि कौन लोग छोड़ के आए, सवाल बड़ा था। इसी पर चर्चा करेंगे कि 2019 के चुनाव में क्या रहेगा। मुद्दे रहेंगे, जनता के मुद्दे रहेंगे, राष्ट्रवाद रहेगा, या फिसलती हुई जबानें भी दिखेंगी, या कहीं ना कहीं यह दिखेगा कौन कितना सीरियस है। अपने पैनल से आपकी मुलाकात करा देता हूं। बीनू मेनन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बीनू मेनन, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली स्टूडियो में। अमित गुरु साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अमित गुरु हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ अमित गुरु। हैदर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हैदर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। ऋषि मिश्रा हैं, दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं और राजनीति पर पकड़ रखते हैं। अमित गुरु, पहला सवाल आपसे ही। अफजल गुरु के साथ कई बार नाम सुना पिछले दिनों आपके एक नेता का, उनको भी आपने बहुत सम्मान दिया। अब मसूद अजहर जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, क्या आपको लगता है ये जो बयान है आपका खुद अपने ही डी में गोल तो नहीं कर दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने अपने डी में बिल्कुल गोल नहीं किया है। और आपको बता दूं, मसूद अजहर बहुत जल्दी था भी हो जाएगा। जहां तक जी शब्द का आप बात जिक्र कर रहे हैं, देखिए राहुल जी ने जो ये बयान दिया है और आपने उसको कोट किया है, मैं आपको स्पष्ट करूंगा। कोट नहीं, हमने सुना है। हाँ, मैंने सुना है, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। देखिए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार मसूद अजहर को बाइज्जत बड़े ही सलीके के साथ कांधार छोड़ने गई थी, तो ये जो तौर तरीका था वो उस समय मसूद अजहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जी बना हुआ था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने उस सरकार के इस रवैये को, जिसमें उसने बड़े ही इज्जत के साथ कांधार तक ले जाने का काम किया था, तो ऐसे में मसूद अजहर जी ही लगे होंगे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मैं बिल्कुल साफ करता हूं कि मसूद अजहर हो या अफजल रहा हो, अफजल तो खैर अब है नहीं, मसूद अजहर को भी बहुत जल्दी कांग्रेस की नीतियों के। बीनू मेनन जी ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको इस मुद्दे से कहीं मुद्दा तो नहीं मिल रहा है?
देखिए, मुद्दा क्या कहें, मुद्दा मिलने का ये तो इनके कांग्रेसी डीएनए में अगर मैं कहूंगा ये है। ये मसूद अजहर जी कहते हैं, हाफिज सईद साहब कहते हैं, ओसामा जी कहते हैं, इनके लिए आतंकवादियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो शुरू से है। ये अफजल गुरु का नाम ले रहे थे, इनके नेता तो अफजल गुरु के लिए आंसू बहा रहे थे। अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए था कहते हैं चिदम्बरम जो है, और अभी आप अफजल गुरु को अपने ही उससे बोल रहे हैं। देखिए, आप लोगों का कॉन्ट्रडिक्शन बनता नहीं है क्या? किसी ने साथ ही साथ आपको शायद याद ना हो, आपके जो मणिशंकर अय्यर हैं, जो पाकिस्तान में जाकर विलाप कौन करते हैं, रोना कौन रोते हैं, मोदी को हटाने का साथ देने के लिए कौन मांगते हैं? आप कहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं? आपके दिग्विजय क्या कहते हैं? पुलवामा अटैक को एक एक्सीडेंट कहते हैं। आप लोग तो प्योरली के साथ हैं। आप जो है कांग्रेस पार्टी और अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, इन दोनों के डायलॉग्स जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट किया हो। पाकिस्तान जो मानती, पाकिस्तान सबूत मांगती है, पाकिस्तान मांगती है पुलवामा अटैक का सबूत, आप मांगते हैं पुलवामा अटैक का सबूत। हम 22 सीटें जीतेंगे। इस तरह की गंदी, देखिए अगर देखिए आप नहीं आप इसको और सबूत मांगने को एक जैसे क्यों हैं आप इसको और सबूत मांगने को एक साथ मिलते हैं आप? ठीक है, हमारे साथ हैदर अली भी जो आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनू कहते हैं, मसूद अजहर जी आपका आ गया, अभी दूसरे भी बिनू मेनन जी आप आतंकवादियों के साथ खड़े। हैदर अली के पास आता हूं। हैदर अली, आप समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए विपक्ष कई जगह इकट्ठी हो रही, लेकिन बिखरा भी नजर आ रहा है। राहुल गांधी से आप इसीलिए परहेज कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो ना वो अपने गोल में ही, अपने डी में ही गोल कर दें। देखिए, समाजवादी पार्टी अपना चुनाव अपने हिसाब से लड़ेगी, किसी दूसरी पार्टी से गोल से डी गोल से उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं बिनू मेनन जी से कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने मणिशंकर अय्यर जी का नाम लिया, सिद्धू का नाम लिया, तमाम लोगों का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ बिनू भाई से कि वो कृपया मुझे बताएं कि वेद पिता वैदिक जी को उसी आतंकवादी हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन से मिलने के लिए किसने भेजा? अगर ये कहते हैं कि वो स्वयं मिलने चले आए, तो क्या हमारे भारत का कोई भी नागरिक हमारे भारत के सबसे बड़े दुश्मन से बिना प्रधानमंत्री, बिना भारत सरकार की अनुमति के मिल सकता है? और यदि मिल सकता है तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल बिनू भाई से फिलहाल ये जी, मैं जवाब दे दूंगा आपको। क्या जवाब दे सकता हूं? हाँ जी। देखिए, आपने जिस चीज को बोला कि हमारे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, बिना प्रोटोकॉल के, बिना इंफॉर्मेशन के वहां लैंड किया था, और उस वक्त ही इन्होंने आज जो बालाकोट में जो हुआ उसका अंदाजा उन्होंने उस वक्त दे दिया था कि भाई हम कभी भी आपके घर में घुस के आ सकते हैं, और वो घर में घुस के मारने का इंसिडेंट वो दिखा दिया है। क्योंकि अगर कोई देश का, आपने तथ्य रखा, देखिए प्रधानमंत्री, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री अगर वहां जाता है, बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज होती हैं। अगर पाकिस्तान गया होता तो आप लोग आज देखिए, आपकी तरह गले मिलकर नहीं आए थे, आपकी तरह झपिया नहीं आ गए थे, आपके जैसे खालिस्तान के कर्नाटक के साथ नहीं खड़े गए थे, आपके जैसे मोदी जगह भी नहीं बोल रहे थे, आपके जैसे हाफिज सईद साहब नहीं बोल रहे थे। वहां से हाफिज सईद आपको सपोर्ट करते हैं, वहां से हाफिज सईद आपको सपोर्ट करते हैं, वहां से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, वहां से मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि राहुल गांधी से वही परवेज मुशर्रफ मोदी करता है। मेरे बधाई देने जाते हैं, समाज की माता जी को प्रणाम करते हैं। और भी लोग आए, भारत पाकिस्तान मुसलमान नहीं मिलेगा। ठीक है, आता हूँ ऋषि मिश्रा जी। बिल्कुल, चुनाव का ऐलान हो गया, 23 तारीख तक फैसले आ जाएंगे। लेकिन अगर बात करें 543 में से 272 कौन लाएगा, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष भी आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं डिबेट में तो साथ बैठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक तरह को कवर अप दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो सीन उभर के आया, राष्ट्रवाद रहेगा, मुद्दे रहेंगे, या वो जो और चीजें थी? हालांकि पुलवामा को लेकर, खासतौर से सैनिकों को लेकर तो चुनाव आयोग ने भी बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन और मुद्दे जो रहेंगे, अगर बात करें, चाहे वो 15 लाख का जो लोग बात करते थे, बिनू मेनन से पूछते थे तो ये भी उसको घुमा देते थे, इनसे कोई बात होती। अब मसूद अजहर जी टाइप जो कोड आएंगे, बयान आएंगे, ये जुमले पकड़े जाएंगे।
देखिए खालिद जी, आप जानते हैं कि पुलवामा घटना से पहले बिल्कुल चुनाव का नैरेटिव कुछ और था, लेकिन पुलवामा घटना के बाद बिल्कुल नैरेटिव चेंज हो गया है। आप जानते हैं कि राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर होता है जातवाद। जातवाद को न्यूट्रलाइज करना है तो धर्मवाद को ले आइए, धर्मवाद को न्यूट्रलाइज करना है तो राष्ट्रवाद को ले आइए। और अभी का जो माहौल है राजनीति का और राष्ट्रवाद का जो छौका लगा है, उसका हर एक पार्टी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। जहां तक राहुल गांधी के आज के स्टेटमेंट का है, तो राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी को सेल्फ गोल नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, तब कि जबकि आप राजनीति के मैदान में, चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, आप जनरल इलेक्शन को फेस करने जा रहे हैं और आपके एक शब्द को बीजेपी जो है आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगी, तो आप एक बड़े नेता हैं, एक बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस ने खुद एक टारगेट दे दिया है बीजेपी को, और बीजेपी इन दिनों राजनीति, जब चुनाव प्रचार में मोदी जी निकलेंगे, आप जानते हैं खालिद जी, नरेंद्र मोदी एक बड़े कम्युनिकेटर हैं, जनता से जल्दी कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे मुद्दों को कहीं न कहीं वो भुनाएंगे कि देखिए एक विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं एक बड़े आतंकवादी को विथ रिस्पेक्ट है। अमित गुरु कहीं न कहीं गलत है इसका। अमित गुरु, एक सवाल उठ रहा है, अक्सर आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर खासतौर से और आपके नेतृत्व के ऊपर, कि आपके यहां से अप्रोचेबल नहीं है। वो जो एक मोबाइल में कभी कभी आता है नॉट रीचेबल, बहुत ज्यादा लिखा हुआ आता है आपके नेताओं को ढूंढते टाइम। और राहुल गांधी को तो मुझे नहीं लगता आपने कभी ढूंढा होगा, मैं बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बड़ी दबंगई के साथ, कि आपने कभी नहीं ढूंढा। लेकिन क्या लगता है, जो कुछ लोगों ने घेरा हुआ है, नाम आपके भी जहन में आ रहे होंगे, कुछ आपने भी सुने होंगे, वो जो घेर के जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इमला लिख के दे दिया और वो जाके पढ़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है उसी में ट्रैप हो गए राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और राहुल जी होमवर्क और नकल थोड़ी सी नजर आती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया, राहुल जी कहीं इमला नहीं बोलते हैं, न इमला पढ़ के और न ही लिखा हुआ पढ़ के बोलते हैं। बड़ी सादगी से डायरेक्ट वो जनता से इंटरेक्ट करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा, मैंने स्पष्ट कर दिया शुरू में कि जिस तरह से सम्मान के साथ, बिल्कुल इज्जत और आदर के साथ मसूद अजहर को कांधार ले गया, वो चीज राहुल जी ने अगर बोला है, तो उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के देखा साइन था। ये मत कहिए कि सिर्फ सरकार का डिसीजन था। यदि आप सरकार के विरुद्ध में थे तो सरकार के अपोजिशन में आपका पक्ष अपना स्टैंड रखना चाहिए। आपको उस दिन फैसला लेना था। आप उस समय सरकार के साथ देखिए, मैं आपको बता दूं, देश भावनाओं से, संवेदनाओं से नहीं चलता है। राष्ट्र की बात अपनी पूरी कर लूं। आपने एक खूंखार आतंकवादी को छोड़ा, उस समय आप आतंकवादी ने आज हमारे 40 अमित गुरु, आप याद कीजिए, उसमें आल पार्टी में आपकी भी सहमति थी, आपको याद तो दिला रहे हैं, वो तो सोचिए, तो आप विरोध करते उस टाइम पे। आप किसकी सहमति थी वो अलग विषय है। क्या सरकार कैसे हो गया? कठोर फैसले नहीं ले पा रही थी, सरकार को कठोर फैसले लेने चाहिए थे। आज उस आतंकी को छोड़ के आज हम भुगत रहे हैं। और यहाँ उसमें आपका फैसला शामिल था कि नहीं था? मोदी जी इतना प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान बिना बुलाए जाते हैं, गले मिलते हैं, उनकी माता जी से मिलते हैं। अमित गुरु, विपक्ष का काम लोकतंत्र के अंदर उतना ही होता है जितना सत्ता का काम होता है। अगर आपको लग रहा था कि सरकार गलत कर रही तो आप भले ही सहमति देते ना देते, लेकिन खामोश हो सकते इस सरकार को तो विपक्ष चाहिए सहमति दी है। आज आप विपक्ष का रोल ढूंढ रहे हैं, इस सरकार को विपक्ष चाहिए नहीं। ये कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, ये विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। इनसे कितना वो कह रहे हैं कि हमने विपक्ष चाहिए जो है वो भावना अपनी सरकार के जितने आपने थोड़ा ये कह रहे हैं कि इस वजह से मुद्दा दबिया दी की वजह से ये मुद्दा दबिया जो नाम ले रहे हैं। आता हूं अमित गुरु, आता हूं, रुकने का भी साथ में क्या अफजल मसूद अजहर जी कहना ठीक था? आप इसका भी जवाब दे दीजिए मुझे, इसका भी जवाब दे दीजिए अमित जी, कि मसूद अजहर जी बोलना ठीक था राहुल गांधी का? मसूद अजहर जी का जो भाव था वो आप लोगों का था, जिसको क्या भाव? अरे भाव तो हमारे भाव है, पर बोलते राहुल गांधी, ऐसा क्यों? हमारे भाव राहुल गांधी कैसे बोल पड़ते हैं? बिल्कुल, आपके हमारे भाव राहुल गांधी कैसे बोल पड़ते हैं? आपके भाव हमारे पर जाके पाकिस्तान के घर में बैठते आप
नहीं, पाकिस्तान के और सारे आतंकवादियों को सम्मान करने का काम करते हैं बिना बुलाए पाकिस्तान को। आप हाफिज सईद जी, ओसामा जी, ये सब किसके काम है? आपके काम है। मनमोहन सिंह ने तवज्जो और दूसरी बात, अगर मैं ये जो कंधार वाला इंसिडेंट दिखा रहे हैं, कंधार इंसिडेंट अगर आप कहते हैं, देखिए उस कांधार इंसिडेंट में कई लोगों की जानें फंसी हुई थी। अगर सारे ऑल पार्टी मीट ने फैसला लिया और छोड़ के आए, कहीं ऐसा तो नहीं था ना जैसे आप लोग करते हैं। आप तो किस प्रेशर में गए थे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में कि भाई हमें मोदी सरकार हटाने में मदद करो करके। आपके जो सैफुद्दीन सोज है कहते हैं कि भाई मेरे बस में होता, लेकिन बिनू मेनन ये किस मजबूरी में मेरा था? क्लीन चिट तो आपको भी नहीं दी जा सकती। मणिशंकर अय्यर अगर वहां जाके गलत काम करके आए थे, आपने एफआईआर करी। देखिए राजनीति सुन लीजिए ना, आप जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, आप भी तो बताएं। आप कैसे कह सकते हैं आपके यहां से नहीं गए, आपके आडवाणी जी नहीं गए वहां पर? क्या ये खेल किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। लेकिन अब सवाल ये है, चलिए ठीक है जी पे नहीं जा रहे, लेकिन इस जी में अगर देखें तो जी की आड़ में और सवाल आपने दबा दिए। आपको जी दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहे। ये कांग्रेस के जो लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि वो ऑल पार्टी जो है भावनाओं से नहीं चलती। लेकिन अब चुनाव होने हैं, जनता को अपना नेता चुनना है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे बिनू मेनन? देखिए हमारा मुद्दा हमेशा विकास है, देश का डेवलपमेंट है। हमने देश का डेवलपमेंट करके दिखा। मैं छोटा सा एक डेटा भी दे देता हूं आपको। अच्छा, एक डेटा देने से पहले सवाल भी सुन लीजिए जी। स्मार्ट सिटी, हाँ, गोद लिए हुए गांव, गोद में है या जमीन में? बिल्कुल गोद लिए गांव। सवाल पूछा। देखिए अगर आप मोदी जी के गोद लिए हुए गांव की हालत देखें, सारे डेवलपमेंट देखिए, और आप इनके पार्टी सुप्रीमो के जो जनरेशन बाई जनरेशन अमेठी और रायबरेली की हालत देखिए। वहां पे एक जो है जो आप देखिए ना, वहां पे नाले नहीं है, सड़कें नहीं है, मीटर तक नहीं है। मैं एक छोटा सा डेटा गिनवा देता हूँ। डेटा मत गिनवाइए, डेटा में तुल जाए जनता को, डेटा में तुल जाए जनता। 40 सालों से स्पेसिफिक बात करिए, बिल्कुल स्पेसिफिक बात करिए, वही मैं बता रहा हूँ। स्पेसिफिक बात कीजिए। 40-50 साल से जो प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, जो ठंडे बस्ते में थे, उनको हमने मजबूर मत करिए। मेरठ से गाजियाबाद आने में 6 घंटे लगते हैं, 48 किलोमीटर को। आप लोग बात करते हैं आंकड़ों की, सुनना सीखिए पहले। आपको अगर गिनवाऊंगा ना, आप पे जवाब नहीं देगा। देखिए मैं आपको बताऊं, भारत साहब आज और कल तो नहीं हुआ, आज और कल तो नहीं हुआ, आज और कल 5 साल हो गए, 70 साल 99 में बिजली आपने दी। बिल्कुल, अगर मेरा आपका वर्ल्ड बैंक का जाएंगे बहुत दिक्कत में आएंगे। सुनिए पहले ऋषि मिश्रा आपको भी बता रहा हूँ, 1 मिनट। वर्ल्ड बैंक का डेटा है 2014 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके टाइम में हुई है, सबसे ज्यादा। 15 करोड़ बिनू मेनन सुनेंगे तो सही रहेंगे आप। ऋषि मिश्रा, क्या आपको लगता है कि चुनाव मुद्दों पर होगा या भावनाओं पे होगा? देखिए मैं समझता हूं जो दोनों पार्टियों का जो अप्रोच है राजनीतिक मूलभूत समस्याओं जो हमारे देश की है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, कृषि दर हो। मीनू साहब अभी आंकड़ा के हवाले बता रहे थे, मैं इनको बताऊं, चाहे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से अब तक मोदी गवर्नमेंट का यदि आप कृषि विकास दर देखेंगे तो मोदी के कार्यकाल जो 5 साल का कार्यकाल है वो मिनिमम विकास कृषि विकास दर का है। यदि आप एवरेज भी निकालते हैं, एवरेज 3.5 होता है, फिर भी मोदी सरकार का जो कृषि विकास दर है 2.7 समथिंग का है। तो कम से कम ये इस पे तो बात ना करें मेनू जी। आपके भी कई फेल्यूर रहे हैं, आप रोजगार के फ्रंट पे फेल्यूर रहे हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपकी चैनल पे मैं नहीं, ऋषि मिश्रा जी मुझे बोलने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का मैंने आंकड़ा रखा था, खाली साहब 56% सिर्फ आपने ऐड पे खर्च किया है। ओनली 25% ग्राउंड लेवल पर खर्च हुआ, 19% राशि लौट गई है। ठीक है, ये हाल है। ठीक है, आंकड़ों पे नहीं जा रहे हम। फिर दोबारा मैं बिनू मेनन को कहना चाहता हूं, आंकड़ों पे जाएंगे तो बहुत लंबा फैल जाएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से हैदर अली। सत्ता जब निरंकुश होती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष की होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सत्ता निरंकुश है या अंकुश में है, लेकिन आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने जब को गिनवा दीजिए।
जब मैं आपको दिलवा देता हूं, इन्होंने अभी बरेली में ही उद्घाटन किया। सड़कों पे उतरे आप, किस मामले में उतरे? हम बता रहे हम हर मामले में इनके अगेंस्ट में रहे, यहां तक कि हमारे घर में बैठ कर अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर आता है। आप कब आए? खालिद भाई मैं बता रहा हूं आपको, खालिद भाई माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने अपने समूह तक अपने ऊपर लाठियां रखी इलाहाबाद में। अभी हम लोग नीतियां हैं उनके अगेंस्ट में हमने जनता को जागरूक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका रिजल्ट आप आने वाले चुनाव में देख लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1,000 करोड़ जो है पेंशन का पैसा खा गए आप, वो भी बता दें जरा। 43,000 नॉन एलिजिबल लोगों को पेंशन बांट रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट भी आपके खिलाफ 1,000 करोड़ का खाया आपने। हाँ, तो आप उसके खिलाफ मैं ये चाहता हूं कि उसके खिलाफ मेनन जी FIR कराएं। बिल्कुल FIR कराएं मेनन जी। मैंने जी का काम सिर्फ इतना था कि कभी जीजा जी की बात करेंगे, जीजा जी का आरोप लगाएंगे, कभी जमीनों के लिए बात करेंगे, कभी मेनन जी सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, मेनन जी कार्रवाई करना नहीं जानते। 100 में 141 नंबर आ गए हैं। हाँ, वो नहीं बताएगा, कोई बताएगा ना, सत्ता बताएगी ना विपक्ष बताएगा। बताइए। और एक और बात है, जो नौकरियां लगी थी कई साल पहले, जो यूपी के अंदर एग्जाम हुए थे, उनको आज तक अपॉइंटमेंट मिला, आपको मालूम होगा। लेकिन मेरा सवाल केवल सीधा है, चुनाव सिर पर आ चुके हैं, घोषणा हो चुकी है, अब आपके 15 लाख भी मारे गए जिनको आप उम्मीद कर रहे थे। अमित गुरु, आप लोगों के पास जो नारे थे वो भी खत्म हो गए। बीनू मेनन भी बता सकते हैं कि इन्होंने कितने स्मार्ट सिटी बनाए, लेकिन विपक्ष ने क्या काम किया? सिर्फ राफेल की दुम अटकी रही आपके पास। देखिए, विपक्ष ने हमेशा सदन से लेकर सड़क तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी है, डिफेंस होकर लड़ी है। बिल्कुल डिफेंसिव होकर नहीं लड़ी है, आज भी बिल्कुल डिफेंसिव। क्या बात कर रहे हैं? नोटबंदी को लेके, राफेल को लेके, राफेल तो भारतीय जनता पार्टी अमित गुरु, आज आपके जयराम रमेश कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम जांच कराएंगे, यानी सरकार आएगी तभी काम करेंगे आप। नोटबंदी के मामले में आपके पास कोई RTI है जिसे आप दबाए बैठे और आप कहते हैं जांच कराएंगे। आप विपक्ष के तौर पर काम क्यों नहीं करते? लोकतंत्र के परंपराओं को, लोकतंत्र के निरंकुश और तानाशाही सरकार को देखिए, इसके कितने आपने सरेंडर कर दिया था, आपकी सीटें नहीं आई तो आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आपने सरेंडर कर दिया था, तानाशाही थी। अरे क्या बात करते हैं, हम तो लगातार सड़कों पर। अभी आपने कहा कि तानाशाही के खिलाफ, अभी आपने कहा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसानों के मुद्दों को लेकर में हुए भ्रष्टाचार पार्टी सुप्रीम विपक्ष में अकेले हम लड़ाई कर जाते हैं। ये आपके आइडियोलॉजी। ठीक है, ऋषि मिश्रा ये कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार में होंगे तभी काम करेंगे। क्या जनता इनको जितने % वोट देती है या विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी नहीं निभाते? अरे भाई, विपक्ष में आप देखे होते क्या नहीं जीता हमारे आने सब लोग मकसूल है। कोल्लम का पैसा रोक रखा था। देखिए, नहीं ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो 50-60 साल से आपने रोक रखे थे, हमने अगर पूरे करें वो। आप ऐलान करते गंगा साफ हो गया। हमारे टाइम पे आज 106 अगर 106 जलवार अगर हमने चालू करे। आप क्या बात कर रहे हैं? वहां भी जरा नहीं, मंदिर बना नहीं, अजर मस्जिद बना नहीं, रोजगार मिला नहीं, स्मार्ट सिटी दिखा नहीं, बुलेट पे आई नहीं, 5% राशि कहीं। क्या बात करेंगे आप? जब आपने उपयोग किया तो गंगा कैसे साफ हो गई? मैं बताता हूं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मिश्रा जी। अगर 35% पैसा ही जो एलोकेट किया उसमें 35% पैसा ही किया ना, वो राइट डायरेक्शन में गया है और सही में काम हुआ है। उसमें वो पैसा का गबन नहीं हुआ, इसलिए उसमें हुआ। अगर मैं आपको फैक्ट के साथ गिना, जो मेनन कहे वो सच है। नहीं, खालिद साहब एक फैक्ट के साथ जिसमें गंगैटिक डॉल्फिन देखे गए हैं। गंगैटिक डॉल्फिन कैन सर्वाइव ओनली इन क्लीन वाटर। इसके बाकायदा फोटो के साथ
1000 गंगा की डॉल्फिन्स को फोटो तो बहुत देखे। नहीं, ये मेरी पार्टी के साथ फोटो तो बहुत जर्नलिस्ट ने करा है। और गंगा की डॉल्फिन मैं आपको वाकओवर दे रहा हूं। आप कह रहे हो गंगा साफ हो गई है, मैं मानता हूं। मैंने ये लिखा गंगा पूरी साफ हो गई। एक मिनट सुनते यस, इट इज बेटर। बीनू मैनन सुन लीजिए जी, आपको वाकओवर दे रहा हूं। आप कह रहे गंगा साफ हो गई, हम ऐलान कर रहे गंगा साफ हो गई, जनता खुद देख लेगी कितनी साफ हो गई। अब इस पे बहस नहीं करेंगे। आप ही बोल लीजिए, और उसमें से लगभग आपके पास आता है, आप ही बोल लीजिए। आपने कहा कि गंगा जनता सब कुछ देख रही है। मैं परसों की घटना बताता हूं। पटना में एक आदमी आयुष्मान योजना का भेद चढ़ गया। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री कहने के बावजूद भी आयुष्मान योजना के तहत उस आदमी को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया और वो आदमी तरफ तरफ के उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है हाल आपके सिस्टम में एक आदमी आधार कार्ड के अभाव में बच्चे मर जाते हैं, राशन नहीं मिलता खाने के लिए, क्या बात करेंगे ये? ऐसा है, भी काम का इन्होंने ऐसा है। मैंने यूपी के कार्यकाल में गोरखपुर के अंदर, सहारनपुर के अंदर आपके कार्यकाल में बहुत बच्चे मरते हुए देखे भी है, स्टोरी भी की है। सब दूध के धुले नहीं है आप सारे, बिल्कुल सभी गोरखपुर में हजारों बच्चे इन्हीं के समय तो मरे, एक्सीडेंट के भाव में ठीक है। मैंने कहा कार्यकाल में हैदर अली दीपक जलाने चुनाव में आप कभी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, या विपक्ष का काम जब भी होता है जब आप हार जाते हैं? खालिद भाई, हम विपक्षी भूमिका पूरी तरीके से निभा रहे हैं। कैनाडा में हम ही ने इनको हराने का काम किया, नूरपुर में हम ही ने इनको हराने का काम किया, मुख्यमंत्री के खुद के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने ही भाजपा को हराने का काम किया। हम विपक्ष की ऐसा कॉन्फिडेंस कहां चला गया? अब आप जो है फिर गठबंधन कर रहे हो, उन्हीं बुआ जी से कर रहे हो जिनके लिए आपके खिलाफ FIR भी दर्ज है। लखनऊ कांड, गेस्ट हाउस का देखिए, बहुत सारे बीजेपी का भी ना गठबंधन की थोड़ी है, अपना गठबंधन है। हमारा भाजपा राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी 17 पार्टी को गोद में लिए बैठी है। उन 17 पार्टी को हम कोई नहीं लेता। शिवपाल यादव भी क्या कीजिएगा? अफसोस की शिवपाल यादव को कैसे बैलेंस कीजिएगा? बात ये है, शिवपाल जी को कैसे बैलेंस कीजिएगा? अच्छा हैदर जी एक बात बताइए, आपको 3 परिवार के परिवार अब भी चरम पे रहेगा या कुछ कंट्रोल करेंगे? पहले बेटा, भाई, बहू, भतीजा, तो अब क्या जनता भी दिखेगा? डॉक्टर हम कंट्रोल कर लेंगे उस दिन, जिस दिन भारत में ये परंपरा शुरू हो जाएगी कि शिक्षक का बेटा शिक्षक नहीं बनेगा। उन्होंने समाजवाद का ही डिफिनेशन बदल दिया, नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, चाहे कांग्रेस। अगर किसी के अंदर योग्यता है, और अगर कोई अपने पूरे परिवार के साथ योग्यता हमने भी है, हमें टिकट नहीं दीजिए ना। देखिए कांग्रेस, बाकी आप लोगों की पार्टियों में क्या है, परिवार में दिखता है। अप्लाई कीजिएगा, अरे जैसे कांग्रेस जो है डायरेक्ट टिकट अवार्ड दे दिया दीपक पुरी को मौजर बेर के, जिसको अगस्ता वेस्टलैंड दिया। राजनाथ सिंह जी के बेटा जब चुनाव लड़ता है तो वो परिवारवाद नहीं होता है। उनकी टिकट रोकी दी गई थी। एक एलिगेशन लगते ही पार्टी हाईकमांड ने उनकी टिकट रोकी भी थी। आपके जैसे नहीं है, आपके जैसे नहीं है। आप लोग तो परिवार में आपको भी याद दिलाओ, आप ही की पार्टी में इतना डिसिप्लिन है कि MP जो है सबसे मजबूत। बिल्कुल ऐसा कांग्रेस में तो आए दिन के बाद बहुत बढ़िया होता है तो आप भी करेंगे। आप डेवलपमेंट हमने जो करा है, चलिए डेवलपमेंट बताइए। मैं अमित गुरु जी की बात कर रहा हूँ। 2009 में आर्मी ने जो है 1.8 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स मांगे थे।
ये इन्होंने पूर्ति करके दिया, ये हमने 2018 में पूरा अरे क्या गलत बोल रहे हैं, पहले खेत नहीं पहुंचा जनता स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन को 1947 के बाद से नहीं था। हमने लेह में पहला लेह लद्दाख में पहली यूनिवर्सिटी बनाई, आपने क्या किया? खाली ताबे थी, मुझे कुछ सवाल नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा लगता है बिजली की बात बोल रहा था, मेरा मेनन, अमित गुरु, सबका मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं जब ये कहते हैं कि आज जैसी बारिश पहले कभी नहीं हुई, आज जैसी हवा पहले कभी नहीं चली और आज जैसी सड़क पहले कभी नहीं बनी। लेकिन जब आंकड़ों की बात होती है तो वो कहते हैं उनके कार्यकाल में इतनी बनी थी और हमारे कार्यकाल में इतनी बनी थी। जमीन पे अगर जाके देखेंगे, दो जगह की बात करता हूं, गाजियाबाद से आप अगर जाएंगे गढ़मुक्तेश्वर तक कितना टाइम लगेगा आप जाके देख लीजिए, हापुड़ तक कितना टाइम लगेगा जाके देख लीजिए, मसूरी से डासना जाने में कितना टाइम लगेगा जाके देख लीजिए। आप कहेंगे सड़क बन रही है तो सड़क बन रही है तो वहां पर टोल क्यों लिया जा रहा है? पहली बात, मेरठ से गाजियाबाद का डिस्टेंस 48 किलोमीटर का है, आपको 6 से 7 घंटे रोज लगते हैं। जिसका मन करे जाके देख ले। दावे करने के लिए बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब सवाल की बात करते हैं तो लोग कहते हैं आंकड़े मेरे पास मौजूद है। स्मार्ट सिटी का आंकड़ा क्या है और गोद लिए हुए उनका क्या आंकड़ा है? ऋषि मिश्रा, लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में करना है आपको। देखिए हर पार्टी अपने अपने दावे करते हैं, जनता सब देख रही है। जनता को मैं एक अपील करूंगा कि जनता जो नेता आपके लिए काम करे उसको वोट कीजिए, उसको जिताइए, जो आपके साथ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। जनता को सिर्फ एक ही बात कही जाएगी, आपके पास नेता आएंगे, क्योंकि अब आने लगेंगे। बरसात है तो कुछ ऐसी चीजें भी दिखने लगती हैं जिनको कहा जाता है, लेकिन मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता। आप अपने नेता से अपनी समस्या पूछ लीजिए, देश में उसने क्या किया उसको छोड़ दीजिए, अब आपके लिए उसने क्या किया वो आप पूछना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका समय है। और जो 2 चरणों की हमने बात करी थी, एक चरण वो होगा जब आपके पास नेता होंगे, एक चरण वो होगा जब आप उनके चरण में होंगे। यही सच है और यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।